हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट में यूनिट सेकंड का लेक्चर सेकंड है। ठीक है, तो इस लेक्चर फर्स्ट में हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, विंडो टू व्यू पोर्ट। ठीक है, और उसकी मैपिंग पढ़ी थी, है ना। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2D ट्रांसफॉर्मेशन। सो 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जैसे हमारे पास ट्रांसलेशन, स्केलिंग, शेयरिंग, रोटेशन, ये सब होता है, तो हमने ये पढ़ना है। तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं सबसे पहले कि होता क्या है। इट मीन्स चेंजिंग सम ग्राफिक्स को चेंज करना इनटू समथिंग एल्स बाय अप्लाइंग रूल्स। ठीक है, रूल्स अप्लाई करके किसी और चीज में ग्राफिक्स को चेंज करना, वो होता है हमारा 2D ट्रांसफॉर्मेशन। वी कैन हैव वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। हमारे पास कई तरीके की ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, सच एज ट्रांसलेशन, स्केल अप और डाउन, रोटेशन, शेयरिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2D ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। अब वन बाय वन हमने सबको पढ़ना है। When a transformation occurs or take place on a 2D plane, it is called 2D ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर होगी 2D प्लेन के अंदर तो हम उसको 2D ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंप्यूटर ग्राफिक्स टू रिपोजिशन द ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन एंड चेंज देयर साइज और ओरिएंटेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ग्राफिक्स के अंदर, हमारे ग्राफिक्स को स्क्रीन के ऊपर रिपोजिशन करने के लिए, उनके साइज और ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए। ये हम आगे पढ़ेंगे, हम जब ये ट्रांसफॉर्मेशन डीप में पढ़ेंगे ना हर ट्रांसफॉर्मेशन को, तब आपको समझ आएगा कि ये हम क्या कह रहे हैं, कि उनको साइज को कैसे चेंज करना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? अ ट्रांसलेशन मूव्स एन ऑब्जेक्ट टू अ डिफरेंट पोजीशन ऑन द स्क्रीन। हमारी जैसे ये स्क्रीन है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पर मूव करना, वो होता है हमारा ट्रांसलेशन। यू कैन ट्रांसलेट अ पॉइंट इन 2D। हम 2D के अंदर एक पॉइंट को कैसे मूव करा सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं? बाय एडिंग ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स। ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स कौन से? tx ty टू द ओरिजिन कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमने क्या करना है, ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स के अंदर ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट को ऐड करना है। सो हमें न्यू कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे x डैश y डैश। ओके, हम जैसे इसका डायग्राम देखें, ये हमारे पास y प्लेन है, ये मेरे पास x प्लेन है, x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, यहाँ पर मेरा ओरिजिन है 0 0। तो मैं क्या कह रही हूँ, मेरा एक पॉइंट है यहाँ पर x, y। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ tx ऐड करा, ओके, कुछ ty ऐड करा, तो मेरे को नया पॉइंट कौन सा मिला? x डैश y डैश। ठीक है, x डैश y डैश। इस फिगर से हमें क्या पता लग रहा है कि x डैश किसके इक्वल है? x प्लस टी एक्स। x प्लस टी एक्स मेरा है x डैश, y डैश क्या है मेरा? y प्लस टी वाई। y प्लस टी वाई मेरा क्या है? y डैश। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये पेयर है tx ty, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन वेक्टर और शिफ्ट वेक्टर। मतलब ये हमारे x को शिफ्ट करने से तो बना है, हमने x के अंदर tx ऐड करा है ना, तो हमारा x डैश बना। तो हमारा जो है tx ty क्या है? ये क्या है? हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर है। The above equation can also be represented using the column vectors as, जो हमारी अपर इक्वेशन थी x इक्वल टू x डैश इक्वल टू x प्लस टी एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सपोज p डैश इक्वल टू p प्लस टी, है ना, यही था ना, x डैश इक्वल टू x प्लस टी एक्स। ये मेरा है ट्रांसलेशन के लिए। अगर मैं आगे स्केलिंग की बात करूंगी नेक्स्ट उसके अंदर, तो मैं लिख दूंगी s। फिलहाल हमारी ट्रांसलेशन की बात चल रही है। याद रखना सिर्फ एक डिफरेंस है सभी के अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर हमारा प्लस का साइन आता है, हम कुछ ऐड करते हैं। ठीक है, x डैश y डैश हमारे थे पॉइंट्स। ठीक है, x और y हमें गिवन थे पॉइंट्स, जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट थे,
उसके अंदर हमने कुछ ऐड करा था टी एक्स टी वाई। हमारी डिफाइन यही कहती है ना ट्रांसलेशन वेक्टर की, कि एक्स वाई के अंदर हमने ट्रांसलेशन वेक्टर्स को ऐड करना है, तो हमारे पास नए पॉइंट्स बनेंगे एक्स डैश वाई डैश। अगर इसको मैं इस तरीके की मैट्रिक्स, ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, अगर मैं इसको रो की वाइज कॉलम वाइज में लिखूं तो भी सेम बात है, मैं लिख सकती हूँ। तो मैंने कॉलम वाइज में लिख दिया एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई प्लस डी एक्स डी वाई। ये था मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर के अंदर मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, हमें जो पॉइंट्स गिवन थे उसके अंदर कुछ ऐड करा तो हमें न्यू पॉइंट्स मिल गए। ये था मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर। फिर आता है रोटेशन। In it, we rotate the object at particular angle theta from its origin. ओरिजिन से हम कुछ थीटा एंगल को रोटेट करते हैं, ठीक है। आफ्टर रोटेटिंग इट इज अ न्यू लोकेशन। वही बात है, हमने रोटेट कर दिया, ट्रांसलेशन के अंदर कुछ ऐड करा था तो हमें एक्स डैश वाई डैश मिला। अब हमने रोटेशन के अंदर कुछ क्या करा, रोटेट करा, तब हमें न्यू पॉइंट मिला। न्यू पॉइंट कौन सा मिला, एक्स डैश कोमा वाई डैश। इसका फॉर्मूला डायग्राम देखते हैं। जैसे मेरे पास ये है 2D प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये था मेरा फाई एंगल, ये था मेरा थीटा एंगल। अगर ये मेरा फाई है, जैसे ये रहा फाई, तो मैंने क्या करा, मेरा सबसे पहले फाई था वो, उसके बाद मेरा एंगल चेंज हुआ, थीटा पे वो चला गया, ठीक है। इनिशियली फाई था, फिर वो थीटा पे चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ओरिजिन पे था ना फाई, फिर वो थीटा पे गया। अगर इतनी रेडियस आर है, मैं अगर इसको वाई मान लूं, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, मेरा पॉइंट क्या है एक्स कोमा वाई, अगर वो चेंज हो गया, फाई से थीटा पे चला गया, रोटेट हो गया, तो मेरा न्यू पॉइंट कौन सा जनरेट हुआ, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इक्वेशन निकालना चाहूँ, ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का पता है, हमारे पास एक होता है ना P अपॉन एच, B अपॉन एच, H अपॉन बी, फॉर्मूला होता है ये साइन का, ये कोस का, ये टेंजेंट का। जैसे इसको याद करने का तरीका होता है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन एच, बेस अपॉन हाइट, हाइट अपॉन बेस, है ना। तो अगर मैं इसमें कोस और साइन की वैल्यू निकालूं, कोस फाई और साइन फाई की, तो कोस फाई की वैल्यू क्या आएगी, बेस क्या है मेरा एक्स, ठीक है, और हाइट क्या है मेरी आर। तो क्या आ गया, कोस फाई क्या आ गया, बेस अपॉन हाइट एक्स अपॉन आर। अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लूं, ये मैं क्यों कर रही हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है। तो मेरा x की वैल्यू क्या आ गई, r कोस फाई, ऐसे मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, r साइन फाई, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब तक हमने कुछ नहीं करा, सबसे पहले डायग्राम बनाया, थीटा एंगल पे मेरा पॉइंट था एक्स वाई, सॉरी फाई एंगल पे मेरा पॉइंट था एक्स वाई, अगर वो रोटेट हो गया तो मेरा नया पॉइंट बन गया एक्स डैश वाई डैश। फिर मैंने इस फॉर्मूला से कोस फाई और साइन फाई की वैल्यू निकाल ली। कोस फाई क्या होता है, एक्स अपॉन आर, मतलब बेस अपॉन हाइट, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, ठीक है, पी अपॉन एच मतलब वाई अपॉन आर, ओके। तो मेरा क्या हुआ, एक्स आ गया आर कोस फाई, वाई आ गया आर साइन फाई। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे मेरे, अब देखो यहाँ तक तो हमें क्या पता लगा, एक्स और वाई की वैल्यू पता लगी, है ना। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, जैसे हमने पिछले में करी थी, हमें एक्स डैश वाई डैश सब यहाँ तक हमें लेके आना है फॉर्मूला। ये वाला मेरा फॉर्मूला किसका था, ट्रांसलेशन का। अब कुछ इसी फॉर्म के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म में मुझे रोटेशन का भी निकालना है। तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू पता लग गई, ठीक है। मैंने क्या करा, मेरा जो नया पॉइंट, मतलब जो मेरा नया पॉइंट है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एक्स डैश इज इक्वल्स टू, जैसे मेरा क्या एक्स की वैल्यू क्या थी, अभी एक्स की वैल्यू थी आर कोस फाई, नया जो पॉइंट है मेरा एक्स डैश, तो एक्स डैश क्या होगा, फाई के अंदर थीटा ऐड, क्योंकि थीटा से वो आगे बढ़ा है ना। तो क्या हुआ, आर कोस थीटा प्लस फाई। ऐसे ही साइन वाई डैश की वैल्यू आर साइन थीटा थी, तो मैंने क्या कर दिया, आर साइन थीटा प्लस फाई।
अब मुझे पता है इस आर, ये आर तो कॉमन ही है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो मैंने क्या किया, कोस ए मेरा क्या है थीटा, तो कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, और आर दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में था तो मैंने इस टर्म के साथ भी लिख दिया और इस टर्म के साथ भी लिख दिया। ये मेरी आ गई थर्ड इक्वेशन। ओके, फिर मैंने क्या करा, ऐसी y डैश के अंदर साइन का फॉर्मूला खोला, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो क्या हुआ, आर दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में लिखा मैंने, साइन ए मतलब साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए मतलब कोस थीटा साइन फाई। ये मेरी आ गई इक्वेशन फोर्थ। अभी तक मुझे क्या क्या पता है, x की वैल्यू पता है आर कोस फाई, y की वैल्यू आर साइन फाई, ऐसी x डैश की वैल्यू ये और y डैश की वैल्यू ये। मेरे पास 4 इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को पुट करना है थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, जहां जहां आर कोस फाई है वहां वहां x लिख दो, जहां जहां आर कोस फाई, ये रहा आर कोस फाई को मैंने क्या लिख दिया x। सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करो, क्या आया, x डैश इज इक्वल्स टू आर कोस फाई की जगह लिखना है मुझे x, है ना, तो मैंने क्या लिख दिया x कोस थीटा एज इट इज माइनस, ऐसे मुझे r साइन फाई की जगह लिखना है y, है ना, पीछे यही तो बोल रहा था वो, r साइन फाई क्या कहता है y के इक्वल है, तो मैंने क्या लिखा, r साइन फाई लिख दिया y साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, x डैश की वैल्यू मुझे मिल गई। फिर मैंने क्या करना है, ऐसे ही मुझे इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, r कोस फाई मैंने लिख दिया x साइन थीटा एज इट इज प्लस r साइन फाई मैंने लिख दिया y कोस थीटा एज इट इज। तो मेरे को ये इक्वेशन मिल गई। मतलब ये मैंने पुट क्यों करा भाई, इतनी बड़ी इक्वेशन लिखने की बजाय मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, मुझे तो x और y की फॉर्म में वैल्यूज चाहिए ना, r की फॉर्म में तो नहीं चाहिए। अगर मैं इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूं तो x डैश y डैश मैंने इस साइड लिखा इज इक्वल्स टू x और y एक मैट्रिक्स में लिख दिया और कोस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा एक मैट्रिक्स में। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व करोगे, मतलब कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही इक्वेशंस मिलेंगी। ठीक है, तो क्या कैसे लिखा मैंने, कोस थीटा साइन थीटा, मतलब डायगोनली कोस थीटा और इधर डायगोनली साइन थीटा। यहाँ पे माइनस का साइन था तो मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लिख दिया। ठीक है, तो मुझे इस इक्वेशन से क्या पता लगा कि मेरी इक्वेशन ऐसी बनेगी, p डैश इक्वल टू p मल्टीप्लाई r। ट्रांसलेशन में क्या हो रहा था, प्लस का साइन, उसमें कुछ ऐड होता है, रोटेशन के अंदर कुछ मल्टीप्लाई होता है। ओके, समझ गए, मतलब कि वहां पे ये इक्वेशन बनी थी ना प्लस वाली, p डैश इक्वल टू p प्लस t था ट्रांसलेशन, यहाँ पर r है रोटेशन और बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन, ट्रांसलेशन में था प्लस का साइन। ठीक है, अगर दो कंडीशंस हैं, अगर मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज एंगल मूव हो रहा होगा तो बाकी सब सेम होगा। ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि फिर नीचे वाली इक्वेशन के अंदर माइनस होगा। और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा हमारा एंगल तो मेरी यही वाली इक्वेशन बन जाएगी, मतलब माइनस यहाँ होगा। मेरे को क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई वो क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो मुझे नहीं गिवन तो मुझे डिफॉल्ट क्लॉकवाइज ही मान के चलना है। ठीक है, क्लियर हो गया। रोटेशन में क्या है, रोटेशन में कुछ नहीं करना, मैं आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, फिर एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू निकाल ली, उनके अंदर थीटा थीटा फाई या थीटा थीटा प्लस करके फिर मैंने फॉर्मूला खोला। फिर जो इस इक्वेशन में जो मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी थी एक्स और वाई की वो मैंने पुट कर दी, पुट करने के बाद उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ट्रांसलेशन और रोटेशन में इतना था। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्केलिंग।
स्केलिंग क्या होता है? टू चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हमें ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करना हो तब हम स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। इसके अंदर स्केलिंग प्रोसेस, इन दिस स्केलिंग प्रोसेस वी कैन ईदर एक्सपैंड और कंप्रेस द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब स्केलिंग प्रोसेस क्या कर रहा है, इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को या तो एक्सपैंड कर रहा है, या तो बढ़ा रहा है, या फिर कंप्रेस कर रहा है, मतलब कम कर रहा है साइज को उसके। ठीक है, इट कैन बी अचीव्ड, ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम एक्सपेंडेशन और कंप्रेशन? बाय मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। जो हमें ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ? विद द स्केलिंग फैक्टर टू द डिजायर्ड रिजल्ट, टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब कि हमें डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें कैसे मिलेगा? हमारे जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई, उसको मल्टीप्लाई करना है स्केलिंग फैक्टर के साथ, तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा कि हमें एक्सपैंड करना है या कंप्रेस करना है। लेट अस अज्यूम दैट द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई, स्केलिंग फैक्टर एस एक्स एस वाई, जैसे उसमें टी एक्स टी वाई था, है ना, इसमें स्केलिंग है तो एस एक्स एस वाई, और प्रोड्यूस्ड कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, दिस कैन मैथमेटिकली बी रिप्रेजेंटेड एज, हमारी डिफाइन क्या बोलती है? गिवन पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करना है स्केलिंग फैक्टर के साथ टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट के कोऑर्डिनेट है मेरे एक्स डैश वाई डैश, गिवन है मुझे एक्स और वाई, उसको मल्टीप्लाई करा स्केलिंग फैक्टर एस एक्स और एक्स एस वाई, इक्वेशन आ गई एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स एस एक्स, वाई डैश इक्वल्स टू वाई एस वाई। ठीक है, अगर ये 0 और 1 के बीच में लाई करता होगा तो सब साइज होगा ऑब्जेक्ट का डिक्रीज, ग्रेटर देन 1 होगा तो साइज इंक्रीज, इक्वल होगा तो यूनिफॉर्म स्केलिंग। ये जस्ट हमारी नॉलेज के लिए है, ऐसे जिसका आगे कुछ यूज नहीं है, जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ट्रांसलेशन के अंदर प्लस होता है, रोटेशन के अंदर भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है, उसमें कोस थीटा साइन थीटा आता है, स्केलिंग के अंदर हमारे पास क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन ही होती है, बट हम आगे देखते हैं कि मैट्रिक्स में क्या आता है। ठीक है, द स्केलिंग फैक्टर एस एक्स एंड एस वाई स्केल्स द ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। अगर मेरे पास एक्स डायरेक्शन होगी तो स्केलिंग फैक्टर होगा एस एक्स, वाई डायरेक्शन होगी तो स्केलिंग फैक्टर होगा एस वाई। In matrix form, equation can be written as x dash y dash equals to, हम अभी बोल रहे थे ना कि हमारे गिवन पॉइंट में कुछ मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या मल्टीप्लाई होगा? डायगोनली तो होगा एस एक्स एस वाई, और इधर डायगोनली होगा 0 0, ये फिक्स्ड है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। हम आगे कई फॉर्मूला, मतलब जैसे हम आगे 3D ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या जो भी करेंगे, उनमें अगर स्केलिंग का यूज हुआ तो हमने ये फॉर्मूला याद रखना है कि भाई एस एक्स एस वाई होता है स्केलिंग के अंदर और डायगोनली 0 होता है। और हमारी अब डिजायर्ड इक्वेशन क्या बनी? पी डैश इक्वल्स टू एस कोमा एस मल्टीप्लीकेशन पी, या पी मल्टीप्लीकेशन एस। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या था? प्लस हो रही थी इक्वेशन 1 1 था, और रोटेशन में क्या था? यहाँ पर कोस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस, क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर माइनस, एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही थी रोटेशन में। स्केलिंग के अंदर क्या है? यहाँ पर एस एक्स एस वाई और यहाँ पर 0 0, और इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। ठीक है, हम जैसे ये वाली इक्वेशन, ये हमने अभी लिखा ना कि अगर ग्रेटर देन होगा साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो ये वाली चीज बताई हुई है यहाँ पर कि अगर स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1 होगा तो हमारा साइज रिड्यूस हो जाएगा, सिर्फ इतू सा साइज दिखेगा। अगर हमारा स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा, अगर हमें वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल रही है, तब उसका साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो स्केलिंग के अंदर इतना ही था। फिर हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? मिरर इमेज ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, और इट इज अ रोटेशन ऑपरेशन विद 180 डिग्री। ये हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स की मिरर इमेज होती है। ठीक है,
द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इन इट, अगर साइज उसका सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास क्या है, जैसे ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3, साइज इज सेम बट द मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज दिस। ठीक है, यहाँ पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, यहाँ पर साइज मतलब देख रहे हो आप, साइज सेम है, उसकी मिरर इमेज दिख रही है। अगर वो यहाँ पर है, अगर हमने यहाँ पर देखनी है उसकी मिरर इमेज, तो यहाँ पर दिख गई। ऐसी अगर एंगल चेंज हुआ, जैसे 45 डिग्री एंगल की बात हो रही है, जब लाइन y इक्वल टू x होगा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है और मूव होके वहां चल जाता है, साइज वही रहेगा उसका, मिरर इमेज हमें शो होएगी। ठीक है, इसके अंदर कई केसेस होते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास 5 केसेस हैं, तो पांचों केसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस है मेरा अबाउट एक्स एक्सिस। अगर उसकी मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस मुझे दिख रही है, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ था और यहाँ उसकी इमेज दिख रही है, तो मुझे देखो सब में 1 1 1 1 0 0 है, डायगोनली 1 1 है, यहाँ पर 0 0 है। अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो माइनस यहाँ पर आएगा, अबाउट वाई एक्सिस की बात हो रही है तो माइनस यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर लाइन इक्वल है, मतलब y x के इक्वल है, जैसे मेरा ये y था और फिर x, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है फिर यहाँ पर है, y अगर x के इक्वल है, तो मेरे वो डायगोनली वाले पॉइंट चेंज हो जाएंगे। 1 1 की जगह यहाँ पर 0 0 आ जाएगा और 0 0 की जगह यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और इस केस में देखो, ये पिछले वाले केस में भी आपने करना था, ये मैंने करके नहीं दिखाया, मल्टीप्लिकेशन ही होती है इसके अंदर भी। नया पॉइंट जो एक्स डैश वाई डैश होता है, वो क्या करना है, हमने इक्वल रखना उस मैट्रिक्स के, जो भी हमें मिली है मैट्रिक्स, पॉइंट लिखने हैं एक्स वाई, इनकी मल्टीप्लिकेशन खोलनी है। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, मतलब इस कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें क्या वैल्यू मिलेगी, वाई एक्स। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि एक्स डैश वाई डैश इक्वल है वाई एक्स के, मतलब एक्स डैश इक्वल है वाई के, वाई डैश इक्वल है एक्स के, मुझे ये मिल गया यहाँ से। ठीक है, ऐसे हमने इस वाले केस में भी करना था कि एक्स डैश वाई डैश इक्वल रखना था इस मैट्रिक्स के और मल्टीप्लाई में रखना था एक्स वाई, जो भी वैल्यू मिलनी थी वो लिख देनी थी। ठीक है, समझ रहे हो ना, एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ माइनस, वाई एक्सिस के अंदर यहाँ माइनस। अगर वाई एक्स के इक्वल है तो डायगोनल्स वैल्यू चेंज, और एक्स डैश इक्वल हो जाएगा वाई के, वाई डैश इक्वल हो जाएगा एक्स के। अगर वाई इक्वल है नेगेटिव ऑफ एक्स, तो मेरे पास डायगोनली वैल्यू जो 1 1 थी वो हो जाएगी -1 -1। ऐसे एक्स डैश इक्वल था यहाँ वाई के, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई के, यहाँ एक्स के इक्वल था तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, अगर मेरे पास एंगल मतलब रिफ्लेक्शन दिख रही है मुझे, रोटेशन, अबाउट रोटेशन, तो मेरा पॉइंट वही रहेगा 1 1 0 0 जो पहले केस 1 और 2 में था, बट यहाँ पर -1 -1 आ जाएगा। ठीक है, यही था रिफ्लेक्शन के अंदर। मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बताती हूँ, ट्रांसलेशन के अंदर वैल्यू प्लस होती है। ठीक है, रोटेशन के अंदर कोस थीटा साइन थीटा का फंडा आता है, जिसके अंदर अगर एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, वो मैंने आपको 2 केस बताए थे। और रोटेशन के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन होती है टर्म्स में। उसके बाद हमने पढ़ा स्केलिंग, स्केलिंग में भी मल्टीप्लिकेशन होती है, बस उसमें चेंजेस क्या आते हैं कि डायगोनल वैल्यू एस एक्स और एस वाई होती है और दूसरी डायगोनल वैल्यू 0 0 होती है। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के अंदर 5 केसेस पढ़े, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, व्हेन वाई इक्वल्स टू एक्स, व्हेन वाई इक्वल टू माइनस एक्स, एंड वाई व्हेन इट्स अबाउट ओरिजिन। ठीक है जी, और इसके अंदर भी हमारी जो गिवन पॉइंट्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं उस वैल्यू के साथ जो हमें मिली है रोटेट करने के बाद, नहीं रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, ये रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। गिवन पॉइंट को रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करके हमें डिजायर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। ये है मेरा रिफ्लेक्शन। लास्ट वन इज शियरिंग।
शेयरिंग क्या होता है? अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट स्लैंट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हमारे ऑब्जेक्ट की शेप को, या तो मतलब स्लैंट का मतलब आप समझ रहे हो, अगर वो सीधा है उसकी थोड़ी सी शेप टेढ़ी कर देगा, वो होता है हमारा शेयर ट्रांसफॉर्मेशन। शेयर ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप की होती है, एक्स शेयरिंग, वाई शेयरिंग। वन शिफ्ट एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू एंड अदर शिफ्ट वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू। ठीक है, एक एक्स की वैल्यू को शिफ्ट करेगा, एक वाई की वैल्यू को शिफ्ट करेगा। However, in both the cases, only one coordinate changes its coordinate and other preserves its value. आप इसका मतलब पता क्या है? अगर हम एक्स शेयरिंग की बात कर रहे हैं ना, ये मैं इस पॉइंट को आपको आगे समझाती हूँ। शेयरिंग को स्क्वीइंग भी कहते हैं, ठीक है। देखो, एक्स शेयरिंग के अंदर क्या होता है, जो हमने वो प्रिजर्व की बात बोली ना पीछे, आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आएगी। देखो, एक्स कोऑर्डिनेट में क्या होगा, वाई प्रिजर्व रहेगा। प्रिजर्व रहने का मतलब है कि वाई के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस होंगे एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर, विच कॉजेज द वर्टिकल लाइन टू टिल्ट राइट और लेफ्ट। देखो, आप ये देख पा रहे हो, मैं थोड़ा जूम करती हूँ अगर हो जाए। हाँ, हो गया। देखो, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरी वाई एक्सिस, ये था मेरा ओरिजिन। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, ठीक है, ये मेरी वाई एक्सिस की वैल्यू है। जब मैं एक्स शेयरिंग करूंगी तो मेरी वाई में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। आप यहां से देख पा रहे हो, वाई की वैल्यू वही रहेगी। देखो, चेंजेस आर मेड टू द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर वैल्यू चेंज होएगी। तो मेरी यहां से वैल्यू क्या होगी, थोड़ा ये टिल्ट हो गया, एक्स की तरफ टिल्ट हुआ। अब वाई प्रिजर्व का ये मतलब नहीं है कि भाई वाई इधर ही रहेगा, नहीं। आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट्स अगर मैं बात करूं तो ये एक्स पर चेंज हुए हैं, वाई सेम है। अगर इधर 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 जो से भी पॉइंट थे वो सेम है, वाई की तरफ टिल्ट होना इज कॉल्ड एक्स शेयरिंग। वाई शेयरिंग मतलब वाई में, वाई के ऊपर, जैसे ये देखो, इसमें क्या हुआ, वाई के ऊपर ऐसे टिल्ट हुई चीज वाई की तरफ, तो ये मेरा क्या हुआ, वाई शेयरिंग। चेंजेस जब होंगे मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट के अंदर और प्रिजर्व रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट, वो होगा मेरे पास वाई शेयरिंग, ठीक है। तो ये मेरे पास शेयरिंग था। तो आज की वीडियो में इतना ही। 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 5 ट्रांसफॉर्मेशंस थी, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन, शेयरिंग। पता इन सब का कहाँ पर यूज होगा, जो हमने अब तक पढ़े। हम ना आगे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स और 3D कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट भी इन्हीं 5, मतलब उसके अंदर भी यही 5 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, सॉरी, यही ट्रांसलेशंस वगैरह वाली। तो उसके अंदर हमें इन्हीं 2D वालों को होमोजीनियस बनाना है और उनके न्यूमेरिकल्स करने हैं, तब आपको अच्छे से ये चीज समझ आएगी, ठीक है। होप आप सभी को अभी भी कुछ कुछ चीज तो पल्ले पड़ी होगी कि ट्रांसलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।